सीएस एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए और उसके साथ साथ अच्छा सीएस बनने के लिए जरूरी है कि आपको टॉपिक्स को डिटेल एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर आप एक कामयाब और एक सक्सेसफुल सीएस बनना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको कॉर्पोरेट लॉज में क्या हो रहा है उसके बारे में बताओ, और खास तौर से ऐसे प्रोविजंस जो कंपनी सेक्रेटरीज के ड्यूटीज को डिफाइन करते हो। जी हाँ, आज का इंपॉर्टेंट केस लॉ है, स्क्रीन पे मुझे पता है आप लोगों ने देख लिया है क्योंकि आपकी आदत है पहले वहां देखने की और आप देख चुके हैं, बट याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अक्सर ये मैंने ऑब्जर्व किया है अपने लास्ट 8 ईयर की प्रैक्टिस में कि आईसीएसआई एग्जाम्स में ऐसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछता है कि स्टडी के फॉर्म में या फिर कोई अप्लाइड क्वेश्चन के फॉर्म में। सो ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। आपने देखा यहां जो हम स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं तो यहां शो हो रहा है कंपनी सेक्रेटरी लायबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट सेज compliance officer should ensure compliance with SEBI buyback regulations। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझेगा, केस इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ही ध्यान से इसकी बारीकी को समझना। याद रखिएगा मेरे एक सीनियर हैं, हमेशा मुझसे कहा करते थे कि लॉ लस्सी नहीं है कि घट-घट पी गए। वो कहीं ना कहीं सच बात है। लॉ को एक एक ड्रॉप की तरह अपने अंदर उतारना होगा इंटरप्रिटेशन के लिए। तो याद रखिएगा आपकी प्रोफेशन की वैल्यू इसलिए है, आपको सिर्फ रीड करके बताना है तो इतना काम तो कोई भी कर सकता है। आपकी सीएस बनने के बाद वैल्यू इसलिए है ताकि आप एक राइट और एक सही इंटरप्रिटेशन कर सके। जैसे इस केस में हुआ, इस केस में क्या हुआ कि एक कंपनी, जी हां, जिस कंपनी का नाम है यहां पर डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड। एक बार फिर रिपीट करता हूं, डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करती है। ऑलराइट, इसके जो कंपनी सेक्रेटरी थे उनका नाम है वी शंकर। अब क्या हुआ, इस कंपनी ने इन ईयर 2009-10 के बिटवीन बायबैक किया 270 करोड़ रुपीस का। वापस सुनिएगा ध्यान से, बायबैक किया 270 करोड़ रुपीस के। क्योंकि ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो इसके लिए मैंडेटरी है कि ये सेबी के बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1998 को फॉलो करे। और उसमें खास तौर से जो कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक प्रोविजन बताया गया है, जी हां आपको याद होगा, आपने पढ़ा है तो, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज के रेगुलेशन के अंदर रेगुलेशन 19 सब रेगुलेशन 3, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। रेगुलेशन 19 सब रेगुलेशन 3 जो है उस रेगुलेशन में बताया गया साफ साफ कि कंपनी को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा और उस कंप्लायंस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो इंश्योर करे बायबैक से रिलेटेड सारे कंप्लायंसेस और साथ के साथ इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को रेड्रेस करे। याद रखिएगा अगर रेगुलेशन 19 नहीं पढ़ा है तो मैंने अभी अभी आपको रेगुलेशन 19 सब रेगुलेशन 3 ही डिफाइन किया है। सो ध्यान से सिर्फ सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से नहीं है। अगर आप फ्यूचर में, याद रखिएगा, प्रैक्टिस या जॉब भी करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट कंप्लायंस ऑफिसर की तरह भी होगी, तब भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो अब यहां इंपॉर्टेंट क्या समझिएगा, जब रेगुलेशन 19 सब रेगुलेशन 3 ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1998 को फॉलो करते हुए डेक्कन क्रॉनिकल, याद रखिएगा, होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपॉइंटमेंट किया मिस्टर वी शंकर का एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, तो उसके प्रोसीजर में आपने ध्यान रखा होगा क्या होता है कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। जब कंपनी बायबैक करती है तो जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशंस फाइल की जाती हैं, फाइनली उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करते हैं और फिर कंप्लायंस ऑफिसर ये इंश्योर करता है कि हाँ कंपनी ने कंप्लायंसेस किए हैं। एंड साथ के साथ उसकी ड्यूटी ये होती है कि वो इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को रेड्रेस भी करे। अब हुआ ये इस मैटर में कि जब कंपनी, जी हाँ इस कंपनी का नाम बता रहा हूं डेक्कन, बार बार नाम इसलिए यूज कर रहा हूं, याद रखिएगा, आपको याद हो जाए तो आप एग्जाम में कोड कर सकते हैं। केस लॉ की रेफरेंसेस से आपका आंसर ऑथेंटिकेटेड होता है, तो इसे समझें। तो इस केस में भी यही हुआ कि जब कंपनी ने अपॉइंटमेंट किया कंप्लायंस ऑफिसर का, तो ये इंश्योर करना था उनको कि कंपनी बायबैक के प्रोविजन के साथ कंप्लायंस कर रही है। जबकि बहुत बड़ा जो डिफॉल्ट था, बहुत बड़ी कमी थी, वो क्या थी कि कंपनी ने 270 करोड़ रुपीस की बायबैक करी, बट उसके पास में सफिशिएंट फ्री रिजर्व्स ही अवेलेबल नहीं थे, जो कि वायलेशन है। जी हाँ, वायलेशन को हम कंसीडर करेंगे यहां पर। तो कह रहा है क्या कि यहां पर वायलेशन कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 68 एंड सेक्शन 77A की वायलेशन, दोनों की वायलेशन हुई।
अब बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा होगा कि सेक्शन 68 एंड सेक्शन 77A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 क्या है। इतना डिटेल में जानने का जरूरत नहीं है, आपको बता देता हूं, क्योंकि ये एक्ट पुराना है 1956, तो शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, और ये जो केस भी है ये उसी टाइम ड्यूरेशन का है। तो यहां पर जो सेक्शन 68 है ऑफ कंपनीज एक्ट, वो बेसिकली बात करता है कि आप किसी पर्सन को कहीं ना कहीं इंड्यूस कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि आप कंपनी के पैसा इन्वेस्ट करें, और जानते हुए कि ये फैक्ट्स रॉन्ग फैक्ट्स के बेसिस पे आप पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं। जब कंपनी के डायरेक्टर्स, कंप्लायंस ऑफिसर इस तरह की स्टेटमेंट्स, पब्लिक अनाउंसमेंट्स देते हैं बायबैक से रिलेटेड, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इंश्योर करें कि सारे पर्टिकुलर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अब यहां क्या है इंपॉर्टेंट चीज, जब कंपनी ने, जैसे मैंने बताया, 270 करोड़ का बायबैक किया, एंड बाय वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशंस, उसमें क्या गलती करे, प्लस कंपनीज एक्ट की सेक्शन 68 एंड सेक्शन 77A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, तो फ्री रिजर्व्स तो अवेलेबल थे ही नहीं। ये तो रिक्वायरमेंट है लॉ का, फ्री रिजर्व्स तो अवेलेबल है ही नहीं। जो रिक्विजिट होने चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पूरी नहीं हो रही है, और फिर भी आपने बायबैक कर लिया। अच्छा, तो ऑफ कोर्स बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। सेबी ने यह ऑब्जर्व किया कि इन्होंने क्या किया, यहां पर सेबी ने कंपनी सेक्रेटरी, जी हां, जो कि इस कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर थे, उन पर भी पेनल्टी इंपोज किया कि नॉन कंप्लायंसेस में आपकी भी जिम्मेदारी है। अब आप और हम लोग जिन्होंने पहले पढ़ा है वो यही सोच रहे होंगे कि ऑफ कोर्स सर, कंप्लायंसेस का मतलब ही होता है कि कंपनी सेक्रेटरी को इंश्योर करना, बट हो सकता है ये समझदारी आपने दिखा दी, पर ये समझदारी सेट ने, जी हां, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल ने नहीं दिखाई। ध्यान समझेगा, रेगुलेशन 19 सबरेगुलेशन 3 ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1988 को रीड करते वक्त, जी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सेट ने कहा कि हां, उसमें लिखा है कि जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कंप्लायंसेस और इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को रेड्रेस करे। सेट का जो एम्फोसिस था इंटरप्रिटेशन करते वक्त, वो पूरी तरह से फोकस हो गया किसकी तरफ, रेड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, रेड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। उनका फोकस कहां नहीं आ गया कि जो बायबैक के कंप्लायंसेस हैं उसे भी ऑथेंटिकेट करने की जिम्मेदारी, इंश्योर करने की जिम्मेदारी कंप्लायंस ऑफिसर की होती है। सेबी को जब ये ऑर्डर मिला कि सेट ने वी शंकर, जी हां, इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को रिलीज कर दिया है इस मैटर से विदाउट चार्जिंग एनी पेनल्टी और इंपोजिंग एनी पेनल्टी, तो सेबी को ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि यहां पर जो रेगुलेशन 19 सब रेगुलेशन 3 ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज का इंटरप्रिटेशन है वो गलत किया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने एट द फर्स्ट इंस्टेंस ये कहा कि ये पेटेंटली इरानियस है, मतलब साफ तौर पर गलती की गई है। सेट ने, कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये भी इंश्योर करें कि क्या बायबैक के प्रोविजंस प्रॉपर्ली फॉलो हुए हैं या नहीं। जैसे इस केस के अंदर 270 करोड़ की बायबैक की जा रही है, बट सफिशिएंट फ्री रिजर्व्स तो अवेलेबल ही नहीं है। तो आपकी ड्यूटी थी कि आप वहां पर ये नोट डालें, रिमार्क डालें और बताएं कि कंपनी ये फुलफिल नहीं कर रही रिक्वायरमेंट, उसके बावजूद बायबैक करती है, तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। प्रोवाइडेड कंप्लायंस ऑफिसर को इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि यहां पर ये नॉन कंप्लायंस है। नॉन कंप्लायंस इस केस में क्या था कि जो सफिशिएंट फ्री रिजर्व्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। इस सेशन के अंदर मेरा पर्पस यह है कि जो हम भी पढ़ते हैं कि कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब यहां पे किसी भी बॉक्स को टिक मार्क लगाने का नहीं है कि हाँ ये काम हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो ब्लैंक छोड़ दिया, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं बनी। कंप्लायंस ऑफिसर को जिस एंट्री को ऑथेंटिकेट कर रहा है, जिस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर रहा है, उसे इंश्योर करना होगा वो एज पर द लॉ हो, अदरवाइज वो भी लाइबल होंगे। सर आपने आज बहुत होंगे ऐसे करके समझाया है, इसलिए समझाया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे जो हैं उनको मैं इंटरप्रिटेशन बताता हूं, फिर वो अपने आंसर शीट्स में जो हम टेस्ट में लिखते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन वो कुछ और करते हैं। तो इतनी इंटरप्रिटेशंस नहीं हो सकती हैं, लीगल प्रोविजंस की जो स्पेसिफिक जो इंटरप्रिटेशन है सिर्फ वही है। सो आई होप ये बात समझ में आया होगा। कंपनी का नेम याद रखिएगा, डेक्कन होल्डिंग लिमिटेड, जी हाँ, वर्सेस, जी पहले हमने बात हमने बताया अभी यहाँ पे, क्योंकि वो होल्डिंग कंपनी के जो हैं
वी शंकर जो है कंपनी सेक्रेटरी। सो रेस्पोंडेंट वी शंकर को, जी हाँ यहाँ पे याद रखिएगा, कहा गया कोर्ट ने कि बोला चाहिए ऐसा है रेस्पोंडेंट क्यों होंगे, क्योंकि सेबी ने चैलेंज किया ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट। तो वी शंकर कौन होंगे यहाँ पे, रेस्पोंडेंट। तो उन्हें कहा कि भैया आपकी जिम्मेदारी बनती है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेट को कि सेट इस मैटर को वापस से कंसीडर करो। तो यहां पर ड्यूटी तो उनका बनता है। अब ध्यान से मेरी एक और बात सुनना, ये सेशन छोटे रखे हैं, सीधा डायरेक्ट बोला हूं। अब तुम इस केस लॉ के बारे में अगर जानना चाहते हो, तुम चाहते हो कि डिटेल में पढ़ना, NRK 9 के व्हाट्सएप पर अपना रिक्वेस्ट डालो, पूरा केस भेजूंगा। और मुझे पता है कुछ आलसी बच्चे जो हैं उन्हें 4 लाइन पढ़ने में आफत आ जाती है, तो पूरा केस लॉ नहीं पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, आपको नहीं पढ़ना मत पड़ेगा, बट आई एश्योर यू कि आगे पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा थोड़ा अभी मेहनत कर लो, बाद में दिक्कत नहीं आएगा। एंड रेगुलर टेस्ट अटेंड करते रहेगा, क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, कोई क्लास मिस मत कीजिएगा अगर बनना ही CS है तो। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।